डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीछे में। तो ये आपका सवाल है तीसरे का ग गमला। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है तो ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करनी है, डायरेक्ट टास्क का आंसर लिखेंगे। ठीक है, हाँ देखें, देखो प्राप्त करेंगे सूत्र की सहायता से, सूत्र प्राप्त करेंगे। देखो उसने पूछा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखो ध्यान से, तो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु r, थीटा पर मैंने आपको विभव निकलवाया था। पहले तो आप समझे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो ठीक है, मान लीजिए एक प्लस का क्यू आवेश है, कोई एक ये माइनस का क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की बीच की दूरी कितनी है 2a। ठीक है, मान लो इसको ये पॉइंट a है, ये पॉइंट कितना है आपका b, c मान लो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव इसे बोलते हैं जब दो समान आवेश, जब दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति हो, मतलब दोनों आवेशों का क्या हो, मान समान हो लेकिन प्रकृति अलग अलग हो। मतलब ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। तो कह रहा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ऐसी ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो मैंने आपको एक सूत्र निकलवाया था विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु P पर मैंने आपको विभव निकलवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको विभव निकलवाया था, वह निकल कर आया था, मैं लिख दे रहा हूँ। ये लिखना हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु, किसी बिंदु यानी P r, थीटा पर दूरी होती है r। ठीक है, थीटा पर विभव। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P पर, P यानी r, थीटा पर विभव का सूत्र होता है B बराबर KP cos थीटा बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु r, थीटा पर विभव। P आपका क्या है, देखो तो हम जानते हैं क्या कि विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु r, किसी बिंदु P r, थीटा पर विभव का सूत्र होता है ये। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, अक्षीय रेखा पर बताओ। देखो अक्षीय रेखा ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अक्ष। इस रेखा को और बढ़ा दोगे तो ये होगा आपका क्या, अक्ष। तो हमने इस थीटा कोण पर निकाला इस बिंदु पर। अब ये रेखा मैं इधर झुका लाऊंगा, यानी ये बिंदु मैंने यहाँ पर माना, जब ये बिंदु यहाँ पर मान के निकालूंगा तो इसको बोलेंगे अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो उसने किस पर पूछा, अक्ष पर पूछा है, तो यानी ये बिंदु मुझे यहाँ पर मानना पड़ेगा अक्ष। ठीक है, ये रेखा क्या है, ये वाली रेखा है अक्ष वाली, और खड़ी खड़ी रेखा क्या होती है आपकी, दृक्ष वाली। तो उसने अक्ष पर पूछा है, तो ये रेखा यहाँ पर लेकर आऊँ, ये बिंदु यहाँ पर होगा तभी तो अक्ष पे माना जाएगा। सीधी सी बात है, देखो इसको भूल जाओ। अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर थीटा का मान होगा कितना, 0 होगा, क्योंकि अक्षीय रेखा सीधी ये वाली, इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल में कुछ नहीं बनना। तो अक्षीय रेखा पर आप थीटा का मान लोगे कितना, 0, तो इसमें थीटा का मान 0 लगा के लिख देना, आपका ये निकल आएगा अक्षीय रेखा पर विभव। ठीक है, तो आप लिखना अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर विभव, अक्षीय रेखा पर विभव होगा, आप लिखना V अक्ष, अक्षीय रेखा पर विभव V अक्ष बराबर, इसके लिए आप थीटा लेना पड़ेगा आपको लिए। ठीक है, इसके लिए आपको थीटा लेना पड़ेगा, थीटा कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा दें KP cos 0 बाई r स्क्वायर। बताओ cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0। cos 0 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सूत्र निकल कर आया KP बाई r स्क्वायर, V अक्ष।
बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का सूत्र होगा Kp/r²। अगर मैं पूछ लेता निरक्ष पर बताओ, निरक्ष पर बताओ V का मान कितना होता है, V निरक्ष हाँ, तो उसमें पता चला निरक्ष यानी 90 डिग्री, थीटा उसमें कितना लेना पता 90 डिग्री। तो अब बताओ V का मान क्या होता है निरक्ष पर, निरक्ष पर विभव होता है 0। हाँ ठीक है, बहुविकल्प पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0, अक्ष पर Kp/r²। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसी बिंदु r, थीटा पर विभव का ये सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अक्ष रेखा के लिए हमने थीटा का मान 0 रखा, इसमें लगा दिया 0, सूत्र निकल कर आया Kp/r²। ठीक है, वेरीफाई मैंने कराया है। ठीक है, तो अब आपका सवाल है तीसरे का घाघड़ी, कह रहा है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। ठीक, डी ब्रोगली द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। देखें हाँ हाँ, देखो डी द्रव्य तरंगें क्या होती समझे ध्यान से। जो आपके डी ब्रोगली थे वह कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन, अल्फा कण। तो डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण इनसे रिलेटेड एक तरंग होती है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार। तो आप लिखना डी ब्रोगली के अनुसार, 2 नंबर हो जाए तो बस सूत्र लिख के बेटा। हाँ, आप क्या लिखो, डी ब्रोगली के अनुसार, तो डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कणों से संबंधित एक तरंग होती है। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कणों से संबंधित एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तरंग होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कणों से संबंधित एक तरंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। तो इनसे संबंधित जो तरंग होती है उसका हमें समीकरण लिखना है, सूत्र लिखना है। ठीक है, तो वह तरंग होती है लैम्बडा बराबर H/P, और P को ही बोलते हैं m/v। P लिख सकते हैं, लैम्बडा क्या है आपकी तरंग दैर्ध्य, यहाँ ये क्या है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, P को ही बोलते हैं m/v। गति ऊर्जा के पदों में सूत्र लिखा है, तो कह रहा था सवाल खुद हाईलाइट करें, गति ऊर्जा के पदों में सूत्र लिखो। ठीक है, लैम्बडा आपकी तरंग दैर्ध्य है, H क्या है प्लांक नियतांक, और यहाँ पर P आपका क्या है लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट संवेग बोल सकते हो। ठीक है, तो यह समीकरण है किसकी, डी ब्रोगली की। क्या यह समीकरण है, यह आपकी समीकरण है डी ब्रोगली की समीकरण। ठीक है, नोट करें। तब आपका खंड दा शुरू होता है। खंड दा का पहला सवाल, कबूतर क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। फिर प्रकाशित तंतु की कार्य विधि का उल्लेख कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब आपका जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो आप सिंपल में परिभाषा लिखना, उत्तर डालेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब अपवर्तन कोण का मान
जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, जब अपवर्तन, मैंने परिभाषा इसकी पीछे लिखाई है पूर्णांतिक परावर्तन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ये मैंने 2 लाइन प्रयोग की थी कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो प्रकाश तंतु क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है, एक पूर्णांतिक परावर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाशीय तंतु क्या है, एक कांच की नली होती है जिसमें क्या करते हैं हम इसकी सतह को पॉलिश कर देते हैं। किससे पॉलिश करते हैं, इसका अपवर्तनांक तंतु के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो। ठीक है, पॉलिश कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आपका ये प्रकाशीय तंतु कांच की नली, पॉलिश कर दिया हमने। ठीक है, पॉलिश कर दिया, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इस कोर को नमी से बचाने के लिए इस कोर को भी पॉलिश कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा आपका प्रकाशिक तंतु। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु एक कांच की नली होती है। ठीक है, इसकी सतह पॉलिश कर देते हैं, जैसे कोर बोलते हैं। कोर को नमी से बचाने के लिए उसे, और जो संकेत आपको दूर स्थान में पहुंचाना है उसको इसमें डाल देते हैं प्रकाश नली की सहायता से, जिसका बार-बार पूर्णांतिक परावर्तन से वह दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु कुछ नहीं है, वह होता है जो सुनने वाले और देखने वाले संकेतों को दूर के स्थान पर पहुंचा दे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 10 की पावर -9 जूल है। इस धातु में 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संसत्व विभव की गणना कीजिए। ठीक है, आपको विभव निकालना है। देखो, संसत्व विभव को हम निरोधी विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा संसत्व विभव, इसको निरोधी विभव भी कह सकते हैं। ठीक है, पुंज, हाँ, इसको ही निरोधी विभव भी कहते हैं, विभव। तो निरोधी विभव भी बोल सकते हैं। तो निरोधी विभव का सूत्र होता है V0 बराबर W/E। ठीक है, और आप देख सकते हो गिवन है आपको कार्यफलन यानी W दिया है 2.5 10 की पावर -9। अरे ये लिखाया था मैंने, W बराबर V0 × E, ये लिखाया था 11वें चैप्टर में है आपका। तो यहाँ से हमने V0 का मान निकाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो करो। E तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वही 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, तो ये होता है, डायरेक्ट इसमें लगा दूंगा। W का मान 2.5 10 की पावर -9, इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, करो सवाल। अब पॉइंट से पॉइंट गया तो 25 में 16 का भाग लगाए और 19 ऊपर गए, प्लस के हो गए और 10 हो गए, सीधी सी बात है। 19 में से 9 गए, 10 बचे। तो 25 में 16 का डिवाइड, 16 एकम 16, पॉइंट लगाओ, कितने बचे, 9 है, पॉइंट लगा, 16 का है, तो 1.5 10 और निरोधी विभव का मान त्रिमात्रक होगा वोल्ट। ठीक है, यही अंतिम आंसर है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सवाल है, बायो सावर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सावर्ट समीकरण की सहायता से μ0 का मात्रक निकालिए। सवाल कोई आंसर क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 नंबर का सवाल है ये।
तो बायो सावर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो सावर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। ठीक है, देखें क्या कहता है बायो सावर्ट का नियम, ध्यान से देखना। आपको पता होगा जब किसी चालक तार में करंट चलती है तो उस तार जब किसी चालक तार में करंट चलती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसमें तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान होगा। मान लीजिए यह कोई आपका एक चालक तार है, ठीक है, ए और ये सी पॉइंट है। ठीक है, इसमें करंट चल रही है मान लो आई। ठीक है, करंट चल रही है आई, तो ये तार छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा कि नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो जब किसी चालक तार में करंट चल रही हुई आई तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसमें तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान होगा। यह बात बताई बायो सावर्ट जी ने। ठीक है, तो आप क्या लिखना, आप लिखना बायो सावर्ट नियम। हेडिंग डालोगे उत्तर में बायो सावर्ट नियम। ठीक है, बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लें बायो सावर्ट। हाँ, तो बायो सावर्ट नियम क्या कहता है, हमने देखा जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान होता है, या तार के प्रत्येक अंश का क्या होगा, योगदान होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखना, बायो सावर्ट, लास्ट में ना लेना, बायो सावर्ट नियम के अनुसार। अब इसमें और कुछ ऐड होगा, कार्यस्थानी अनुसार बायो सावर्ट, अरे बायो रह गया, बायो नियम के अनुसार, बायो कौन सी नियम है, बायो सावर्ट नियम के अनुसार, बायो सावर्ट नियम के अनुसार। ये चल नहीं रहा है, इंक की थोड़ी कमी है तो इंक डाली गई मटके से। क्या है, बायो सावर्ट नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार नॉट बार, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसको उत्पन्न करने में तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान है, तार के प्रत्येक अंश का योगदान है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें तार के प्रत्येक छोटे से छोटे टुकड़े का, इसमें तार के प्रत्येक अंश का योगदान होता है। किसमें, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको उत्पन्न करने में तार के प्रत्येक अंश का योगदान होता है। इसमें तार के प्रत्येक अंश का योगदान होता है। ठीक है, कैमरा नीचे किया गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोबारा। बायो सावर्ट नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें तार के प्रत्येक अंश का योगदान होता है। जो तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके का मतलब ये है तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान है तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने में। इसका मतलब ये है तार के छोटे से टुकड़े के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। माना ये चालक तार का एक केंद्र है O, ठीक है, इस पर एक अल्पांश काट लिया DL, तार का छोटा सा टुकड़ा काटा है DL, ठीक है, तार का हमने छोटा सा टुकड़ा काटा DL यानी अंश काटा। इस DL अंश के कारण हम किसी बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हम विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता निकाल सकते हैं। ध्यान सुनोगे दोबारा। बायो सावर्ट का नियम कहता है जब किसी चालक तार में करंट चलती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में तार के प्रत्येक टुकड़े का योगदान होता है। हम तार के छोटे से अंश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो हम यही करेंगे। छोटा सा तार का हमने टुकड़ा काट लिया, ये इतना, ठीक है, DL लंबाई का। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टुकड़े का योगदान है उत्पन्न करने में, ठीक है, तो उसका सूत्र मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो हम तार के छोटे से अंश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, छोटी सी dB। ठीक है, हिंदी मिटा दी जाए। सूत्र तो लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखोगे तभी तो म्यू नॉट का मात्रा निकाल पाओगे। अरे ये नहीं मिटल, ठीक है, तो आप ऊपर लिख देना। छोटे से अंश के कारण, हाँ, छोटे से अंश के कारण R दूरी पर उत्पन्न, हाँ, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, R दूरी पर उत्पन्न अल्प चुंबकीय क्षेत्र यानी dB। वो देखो वह होगा dB, ठीक है, dB बराबर होगा आपका जो आपका अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह समानुपाती होगी। देखिए किसको, जितनी ज्यादा करंट चलाओगे उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी? चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यानी कि I। और हाँ, अल्प चुंबकीय क्षेत्र dB है वह DL के भी समानुपाती होगा। जितने ज्यादा अल्पांश काटोगे, जितना बड़ा लोगे, उतनी ज्यादा आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, ठीक है। और इसने जो एंगल बनाया थीटा, तो इसका साइन थीटा लेना, उसके समानुपाती होगा। हाँ, आइडियल वाला है। और ये दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। समानुपाती था तब क्या आएगा? आपका कांस्टेंट आएगा, dB बराबर KIDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अभी होने वाला है, बस हो गया। K का मान लगा लो, ठीक है, पता नहीं। और जहां K क्या है? समानुपाती नियतांक, ठीक है। और K का मान होता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई होता है K का मान। तो K का मान यहाँ पर लगा दें, dB बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आपको जो म्यू नॉट दिखाई दे रहा है इसका मात्रक निकालना है, ठीक है। अभी निकालेंगे तो नोट करना। तो उसने कहा है समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए, ठीक है।
तो हम म्यू नॉट का मात्रा निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालें, कैमरा नीचे किया गया, ठीक है। तो म्यू नॉट का सूत्र निकालें, यहाँ से इधर लिख दें कि के का मान होता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, तो हमने यहाँ पर लगा दिया म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नॉट का मान निकालें, म्यू नॉट यहीं छोड़ दो, सारा का सारा इधर डाल दो, तो देखो 4 पाई का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो डीबी की ओर कौन आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इतना सारा इसके नीचे जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बराबर आपका म्यू नॉट, ठीक है। अब निकाल दो मात्रा, डीबी क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है आपका, इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन, डीबी का मात्रक लिख रहे हैं न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर, ये मात्रक होता है आपका डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, ठीक है। अब 4 पाई ये तो कांस्टेंट, इसका मात्रक कोई नहीं होगा, ठीक है। आर क्या है दूरी, एक आर का मात्रक मीटर, दो आर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हमने लिख दिया। अब आई क्या है आपकी करंट, करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और डीएल क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक भी क्या होगा मीटर। अब देखो देखो आपके पास 2 एम है, तो पहले लिख लो, सीधे काट दो, एम का एम में करो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। तो मात्रा निकल गया है आपका न्यूटन बट्टे ए का ए में ए स्क्वायर, यही तो मैंने बताया था न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया न्यूटन बट न्यूटन इंटू ए इनवर्स ए की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया किसका म्यू नॉट का, न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर। डीबी का मात्रक ये होता है आपका ये वाला, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, ये डीएल एक प्रकार की लंबाई, इसका मात्रक मीटर, आई का मान एम्पियर। हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।